हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई हो रही है बढ़िया से। चलिए जल्दी से अटेंडेंस दे दीजिए। नीचे अपना नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद अपने शहर का नाम, सिटी का नाम लिखिए तुरंत, और लाइक करके तुरंत पढ़ाई करने आ जाइए। जल्दी करिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तक का तो हो गया था। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तक का हो गया था तो थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आध दो क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर थोड़ा हायर लेवल पे, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हायर लेवल पे अगर क्वेश्चन किया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में हमने पॉइंट 4 की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बता दिया था। हमने ये भी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, KQ/R आएगा, -KQ/R आएगा। उसके बाद हमने रिंग के एक्सियल पोजीशन में पोटेंशियल निकाला था, रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल निकाला था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग एक रॉड के कारण पोटेंशियल निकालने वाले। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा। पहला हेडिंग आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग, सॉरी ड्यू टू अ चार्ज रॉड या फिर चार्ज वायर, है ना। तो मान लेते हैं हमारा एक वायर है इस टाइप का। इस टाइप का अगर हमारा वायर है तो इस टाइप का अगर वायर है या फिर कोई रॉड है जिस पर जो चार्ज है, इस पर पॉजिटिवली चार्ज है। इस चार्ज की वैल्यू आपको दे रखा है, इस चार्ज की वैल्यू दे रखा है Q। तो अगर इस चार्ज की वैल्यू Q दे रखा है, जिसका लेंथ कितना दे रखा है आपको पहले से, इसका लेंथ दे रखा है L। बहुत अच्छी बात है। इस रॉड का नाम दे देते हैं, वायर का नाम देते हैं A और B। B पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट आपका P है जो कि कितने डिस्टेंस पे है, B पॉइंट से R डिस्टेंस पे है, जहां पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन ही है। मतलब एक रॉड दे रखा है AB जो चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, Q जिसका लेंथ है स्मॉल l, और B पॉइंट से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है इस रॉड के कारण। ऐसा ही ऐसा क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कराया था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में कराया था कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था। तो अब मैं क्या निकलवा रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकलवा रहा हूं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। जल्दी जल्दी याद करिए, हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताया था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया था। फोर्स बराबर F बराबर KQ1Q2/R² इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। E बराबर KQ/R² इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, और U बराबर KQ1Q2/R इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। तो इसीलिए V बराबर KQ/R भी किसके लिए एप्लीकेबल होगा, फॉर पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होगा, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, एक रॉड है। अगर रॉड है तो इसे पहले पॉइंट बनाओ। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स पे जाकर जिस पॉइंट पे निकालना है वहां से डिस्टेंस नापना है। एक्स पे जाकर dx का एक एलिमेंट काटो। एक्स पे जाकर dx का एक एलिमेंट काटोगे जिसका लेंथ कितना है, dx है। अगर इसका लेंथ dx है तो इसका चार्ज छोटा सा होगा, छोटा सा चार्ज कितना होगा, dq होगा। अच्छा, जैसे हमने यहां से डिस्टेंस नापा, यहां डिस्टेंस नापा, तो इसको हम क्या मान, हमने अपने आप क्या मान लिया, ओरिजिन। क्योंकि जहां से किसी भी चीज की डिस्टेंस नापी जाती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ओरिजिन। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से हमने एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट काटा है, इस रॉड का छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट काटा है, तो ये पॉइंट चार्ज बन गया जिसका चार्ज कितना है, dq, जिसका लेंथ कितना है, dx। अब हमें अगर dq पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो dq अगर पता करना है तो dq पता करने का तरीका क्या है, यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि बेटा L लेंथ में कितना चार्ज है, L लेंथ में टोटल चार्ज कितना है, Q, पूरे लंबाई में कितना चार्ज है, कैपिटल Q। तो यूनिट डिस्टेंस में कितना चार्ज होगा, यूनिट डिस्टेंस में आपका चार्ज होगा Q/L। तो यूनिट डिस्टेंस में अगर चार्ज आपका मिल गया 1 मीटर डिस्टेंस में, यूनिट डिस्टेंस में अगर चार्ज मिल गया तो इसका मतलब dx मीटर लेंथ में कितना चार्ज होगा, dx मीटर लेंथ में चार्ज हो जाएगा आपका Q/L इंटू में कितना, dx। तो dx मीटर लेंथ में चार्ज तुम्हारा कितना, Q/L इंटू dx। तो dx मीटर लेंथ में कितना चार्ज है, dq। तो ये इसी की वैल्यू क्या हो गई, इसी की वैल्यू dq है, क्योंकि dq क्या है, dx लेंथ में चार्ज है। तो dq की वैल्यू आपके पास कितना आ गया, dq की वैल्यू आपके पास आ गया Q/L इंटू में dx। दिस इज अ छोटा सा चार्ज। अगर आपके पास छोटा सा चार्ज आ गया तो इसके कारण छोटा सा पोटेंशियल वहां पे आएगा। उस छोटे से पोटेंशियल की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, dv, एंड दिस dv इज इक्वल टू कितना, k dq अपॉन में कितना,
x। तो k dq अपॉन में आपने क्या लिखा x, क्योंकि यहां से लेके वहां तक का डिस्टेंस कितना है x है। और इसको और सॉल्व कर दी तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे k बाई एक्स इंटू में q बाई एल इंटू में कितना हो जाएगा dx, एंड दिस इज इक्वल टू के क्यू बाई में l इंटू में dx अपॉन में x। दिस इज द छोटा सा पोटेंशियल। और पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है, इसका मतलब हर पार्ट के कारण हम क्या निकालेंगे, उस पॉइंट में पोटेंशियल निकालेंगे और सबको डायरेक्ट क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, सीधा सीधा इंटीग्रेट करना। अगर आपने छोटा सा पार्ट यहाँ पे काटे, छोटे से पार्ट के लिए अगर यहाँ पे आपने पोटेंशियल डीवी की वैल्यू निकालनी है तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, और इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू बाई एल इंटू में dx अपॉन में कितना हो जाएगा x। लेकिन बात आती है कहां से लेके कहां तक, कहां से लेके कहां तक, जहां से लेके जहां तक रॉड फैला हुआ वहां से वहां तक का लिमिट रखेंगे यहाँ पर। तो ध्यान से अगर तुम देखो रॉड कहां से कहां तक है, इस पॉइंट पर अगर आप खड़े होकर देखेंगे तो रॉड बी से लेके ए तक है। बी पॉइंट का पोजीशन कितना है r, और ए पॉइंट का पोजीशन कितना है r प्लस एल। तो लिमिट कहां से कहां तक का लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे r से लेके r प्लस एल। लिमिट बहुत जरूरी है, लिमिट गलत मत लगा दीजिएगा। बहुत लोग कहते हैं 0 से लेके l तक, l लंबाई का, अरे 0 से लेके l तक नहीं, आप पोजीशन यहां से नापेंगे। रॉड यहां से नहीं रखा हुआ है, रॉड यहां से रखा हुआ वहां तक। यहां से अगर वहां तक रॉड रखा हुआ तो जहां से लेके जहां तक रॉड रखा हुआ वहां से लेके वहां तक इंटीग्रेट करेंगे तो वो सब सम होंगे ना, उन सबका पोटेंशियल सम होगा, है ना। तो 0 से लेके l नहीं, यहां से इसका पोजीशन कितना है r है, यहां से उसका पोजीशन कितना है r प्लस एल है। तो r से लेके r प्लस एल के बीच में रॉड है, तो r से लेके r प्लस एल के बीच में इंटीग्रेट होगा। ध्यान से अगर देखें तो के क्यू बाई एल कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। के क्यू बाई एल कॉन्स्टेंट है, बाहर निकलेगा तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x, r से लेके r प्लस एल। अब इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन बेटा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन आपका होता है log x, याद है कुछ, log x, या फिर इसे ln भी बोलते हैं, इसे ln भी बोला जाता है। तो पोटेंशियल V की वैल्यू कितनी आ गई, V इज इक्वल टू आपके पास आ गया के क्यू बाई में कितना l, और यहां आप लिखेंगे ln x। लिमिट कहां से लेके कहां तक, r से लेके r प्लस एल तक। तो पोटेंशियल V की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, के क्यू बाई में एल, लिमिट रखें, अपर लिमिट रखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ln r प्लस एल, माइनस करके लोअर लिमिट रखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ln r। ध्यान से अगर आप देखें तो V इज इक्वल टू कितना आ गया, के क्यू बाई एल, ये क्या बन गया, log m माइनस में log n, log m माइनस log n की वैल्यू कितनी होती है, log m बाई n। तो इसकी वैल्यू आपके पास हो गई log मतलब ln r प्लस एल अपॉन में r। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रॉड। जल्दी से करें फिर आगे बढ़ते हैं। मिटाऊं, इरेज करता हूं। अगला हेडिंग आपका बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पढ़ाया हूं, है ना, तो वही आपका हेडिंग रहेगा नया वाला, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलिए या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलिए, दोनों एक ही बात है। क्यों एक ही बात है, अभी बात करेंगे क्यों उनको दोनों को एक ही बोला जाता है ना। लेकिन यहीं पे मैं समझा दूं, इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ
फोर्सेस ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दोनों सेम, चाहे वो कहें चाहे ये कहें। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही बोला जाता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं बोला जाता है। बुक में कई बुकों में लिखा भी होगा, लेकिन अच्छी बुक पढ़ेंगे अगर आप तो अच्छी बुक में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखेगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं लिखता है। इसलिए नक्कालों से सावधान, होलोग्राम देखकर ही गुटखा खरीदे, है ना। अच्छी बुक पढ़ें, है ना। और वैसे तो बुक 11-12 के लेवल पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी आपको मिल जाएगी, लेकिन एनसीईआरटी लेवल पे आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी लिखा मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो सही सही वर्ड्स चुनते हैं, सही सही वर्ड्स लिखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, अंतर क्या होता है इन दोनों में, ये दोनों बराबर कैसे जाते हैं, अभी बात आएगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो शुरुआत से बात स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बात स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने बेटा क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था कि ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस, है ना। इट इज द रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल, किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो स्पेस, वो रीजन जिसके अंदर कोई अनदर चार्ज पार्टिकल, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या कर सकता है, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अपने आप पर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, या तो अट्रैक्टिव वाला या फिर रिपल्सिव वाला। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो ये चार्ज पार्टिकल एक अपने तरफ एक ऐसा ऑरा क्रिएट करेगा, एक ऐसा स्पेस क्रिएट करेगा, एक ऐसा रीजन क्रिएट करेगा जिस रीजन के अंदर कोई अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर अंदर आता है तो उस दूसरे चार्ज पार्टिकल पे क्या लगेगा? दूसरा चार्ज पार्टिकल Q0, ये है Q। दूसरे चार्ज पार्टिकल में फोर्स लगेगा या तो अट्रैक्टिव वाला या तो रिपल्सिव वाला, डिपेंड करता है कि ये वाला चार्ज कैसा है, प्लस है कि माइनस है। अगर ये प्लस है तो इसको रिपल करेगा, ये माइनस है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज पार्टिकल। और जिस चार्ज के कारण हम टेस्ट कर रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल को लाकर ही टेस्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। कैसे पता करेंगे? उस पर फोर्स लगा तो फील्ड है, फोर्स नहीं लगा तो फील्ड नहीं है। क्योंकि फील्ड हमेशा क्या करता है? फोर्स लगाता है किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल या किसी दूसरे पार्टिकल पे। तो फील्ड है तो फोर्स है, फोर्स है तो फील्ड है। तो ये इस चार्ज पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज पार्टिकल। और ये चार्ज पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होता है। टेस्ट चार्ज पार्टिकल शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। ये स्मॉल क्यों होता है? ताकि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये डिस्टर्ब ना कर सके। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये वाला चार्ज पार्टिकल भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो अगर ये वाला चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है और ये वाला चार्ज पार्टिकल भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं तो वो असली वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दोनों चार्ज पार्टिकल के कारण नेट आएगा। कई बार देख चुके हैं, दो चार्ज पार्टिकल तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे आता है। दो चार्ज पार्टिकल तो सिंगल चार्ज पार्टिकल के कारण हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, है ना। तो इसीलिए इस चार्ज पार्टिकल को इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा ले लिया जाता है कि इस चार्ज पार्टिकल के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है KQ/r², Q इतना छोटा हो जाए छोटा हो जाए छोटा हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगभग क्या हो जाए? 0। मतलब टेस्ट चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? लगभग 0। जब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग 0 जनरेट होगा तो ओनली हम इसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे, है ना। तो हमेशा किसी भी चार्ज पार्टिकल के कारण अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजरमेंट करना है तो हमेशा हम क्या करते हैं? किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाके रखते हैं। उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। कैसे पता चलता है? उस पर फोर्स लगेगा। अच्छा, फोर्स लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अच्छा, अगर फोर्स लगेगा तो फोर्स अपॉन में चार्ज, फोर्स अपॉन में जिस चार्ज को ला रहे हैं, कौन से चार्ज को ला रहे हैं? टेस्ट चार्ज को। फोर्स अपॉन में Q0 = क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। और ये चार्ज पार्टिकल टेस्ट चार्ज पार्टिकल होता है, ये बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। और दूसरा क्या बात है कि टेस्ट चार्ज पार्टिकल शुड बी पॉजिटिव चार्ज, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो टेस्ट चार्ज पार्टिकल के बारे में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट चार्ज पार्टिकल शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एंड टेस्ट चार्ज पार्टिकल शुड बी पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज नहीं लेते हैं हम, मतलब एक तरीका है कि इसे पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी हुई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस है, एक कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में दोनों में अंतर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस है, एक रीजन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत बताता है, औकात बताता है, कितनी औकात है, कितनी ताकत है उसकी, है ना।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत जितनी ज्यादा वहां पे फोर्स उतना ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत जितना कम वहां पे फोर्स उतना ही कम। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये बात हो गई। तीसरी चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी बात मैंने की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है। ये कोई चार्ज पार्टिकल, अगर एक चार्ज पार्टिकल Q1 है और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा। ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो असलियत में क्या होता है, असलियत में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही हो रहा होता है ना। और ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे की तरफ क्या छोड़ रहे होते हैं, एक दूसरे की तरफ एक फोटॉन छोड़ देते हैं, है ना। तो टू चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट और रिपेल टू ईच अदर ड्यू टू चेंज ऑफ फोटॉन, और इसी चेंज ऑफ फोटॉन को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। फोटॉन क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फोटॉन एक एनर्जी का एक फॉर्म होता है, एक रूप होता है, फोटॉन्स, है ना। आपने लाइट पढ़ा होगा, लाइट को भी तो फोटॉन्स ही बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम सीधा क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो अगर वो फोटॉन्स है तो फोटॉन्स हमारा क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो ये हमारा ये बेसिकली हुआ। तो ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल होते हैं, ये आपको बताया नहीं जाता है 12th में, लेकिन असली में ये दोनों चार्ज पार्टिकल फोटॉन्स का चेंज करते हैं। जब दो चार्ज पार्टिकल या दो पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है, तो फोर्स कब लगता है, जब वो कुछ ना कुछ एक्सचेंज करें। तो ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फोटॉन देयर इज एन फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। तो इसी फोटॉन्स को ही क्या बोला जा रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जा रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का एक रूप है। दूसरी तरीके से मैं बता सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे है। आपने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत अच्छी बात है, सुना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली है क्या, मैं बताता हूं आज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब वेव्स क्या कैरी करता है, एनर्जी। ये हमेशा एनर्जी कैरी करता है, अपने साथ एक एनर्जी लेके चलता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब तोड़ दो, संधि विच्छेद कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बेसिकली है क्या, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है, और जो कि वेव्स है इसका मतलब एनर्जी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली आप इसे लाइट के नाम से जानते हैं। अगर इसे लाइट के नाम से जानते हैं तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्यों एनर्जी बोला जा रहा है, क्योंकि वो वेव्स है भाई, लाइट हमारा वेव्स है। अगर वो वेव्स है तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्यों वेव्स बोला जा रहा है, क्योंकि वो वेव है, वेव एनर्जी कैरी करता है। इसका मतलब अगर लाइट चल रहा है तो क्या चल रहा है, एनर्जी चल रहा है। और अगर एनर्जी चल रहा है, लाइट चल रहा है, तो उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो कहने का सीधा सीधा मीन्स ये हुआ कि अगर लाइट है तो लाइट के ही तो बच्चे, लाइट का दूसरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही तो बच्चे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इसके दो बच्चे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर लाइट आपका एनर्जी है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी एनर्जी है और मैग्नेटिक फील्ड भी एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड भी एनर्जी है। ये दोनों एनर्जी मिलकर लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लाइट तब बोलेंगे जब वो विजिबल रीजन में लाई करेंगे, मतलब जो हमें दिखाई देते हैं उसे हम लाइट बोलते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमें दिखाई देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लाइट कहते हैं। तो ये थोड़ा सा हिंट हो गया यहाँ से कि एनर्जी ही क्यों बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, एनर्जी हो गया। जब दोनों का कॉम्बिनेशन बना देंगे, कॉम्बिनेशन लगा देंगे किसी स्पेसिफिक एंगल पर, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली बात हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत अच्छी बात है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, एनर्जी है। इसको मिटा देता हूं।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं फिर बताता हूं। इट इज एन हाइपोथेटिकल लाइन, इट इज अ हाइपोथेटिकल लाइन, थेटिकल लाइन in created in electric field which tells us about direction of electric field and electric force, या फिर इमेजिनरी लाइन भी बोल सकते हैं। हाइपोथेटिकल की जगह पे आप इमेजिनरी लाइन भी बोल सकते हैं। तो इट इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड विच टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो इमेजिनरी लाइन, पहली बात इमेजिनरी लाइन है, कोई सच में कोई लाइंस नहीं होती। अगर कोई चार्ज है तो उससे कुछ निकलता हुआ नहीं दिखेगा, कोई लाइंस निकल रही है। जैसे मैंने बोला अगर ये लाइट है, अगर मैंने बोला लाइट है, कोई बल्ब जल रहा है, तो लाइट बोलते हैं ना कि किसी सोर्स से रेज निकल रही है, क्या तुमको रेज निकलता हुआ दिखाई देता है क्या? नहीं, कुछ लाइंस निकल रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, उधर जा रही है। रेज भी आपका हाइपोथेटिकल लाइंस होता है, उसको किताबों में समझने के लिए, कॉपी में खींचने के लिए बनाया जाता है। इसी तरीके से यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी इमेजिनरी लाइन्स का यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए। तो बेसिकली ये इमेजिनरी लाइन है। पहली बात, ये सचमुच का कोई लाइन्स वाइन्स नहीं होता है, एनर्जी होता है लेकिन लाइंस नहीं होता है। तो इट इज एन इमेजिनरी लाइन या फिर इट इज अ हाइपोथेटिकल लाइंस ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रॉन कह लो या क्रिएटेड कह लो, इन ड्रॉन लिख लो, ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स। जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा होता है या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन को बता रहा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रहे होते हैं। तो लाइंस हमारा क्या है, लाइंस हमारा एक इमेजिनरी लाइंस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा होता है या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन को बता रहा होता है। ये आपका डेफिनेशन हुआ, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज लिखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ढेर सारे प्रॉपर्टीज होते हैं इसके। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी वही जो डेफिनेशन था। क्या डेफिनेशन था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेल्स अस अबाउट द सॉरी पहली प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। पहली प्रॉपर्टी आपकी यही रहेगी, लिखते रहिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी, चलिए थोड़ा सा बात कर ले दूसरी प्रॉपर्टी की। मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है आपका, प्लस चार्ज। अब इस प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, निकलती है, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, कई जगह पढ़ाया भी जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस चार्ज से निकलती है और माइनस चार्ज में आती है। इसको मैं समझाता हूं, ध्यान से देखो ये कैसे प्लस चार्ज से निकलती है। अगर बहुत अच्छे से देखोगे तो क्या रखोगे, फोर्स के डायरेक्शन को ही इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, फोर्स के डायरेक्शन को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे लाके रखोगे, तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे लाके रखोगे तो ये इसको क्या करेगा, फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और यहां लाके रखोगे तो फोर्स का डायरेक्शन इधर, यहां पे लाके रखोगे फोर्स का डायरेक्शन इधर, यहां पे लाके रखोगे फोर्स का डायरेक्शन इधर। या फिर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा दूर, तो दूर जा रहा है प्लस चार्ज से, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दूर होगा। तो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर दूर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है। और अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसमें फोर्स भी क्या होगा, दूर होगा। तो बहुत अच्छे से अगर ध्यान से देखो तो इसके अगल बगल अगर कोई चार्ज नहीं है
तो अगर कोई चार्ज नहीं है तो प्लस चार्ज क्या कर रहा है, प्लस चार्ज जनरेट कर रहा है, ओरिजिनेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, और ये खत्म कहां हो रहा है, इनफाइनाइट पे। फिर से दोबारा बोलूंगा, ये खत्म कहां हो रहा है, इनफाइनाइट पे। टर्मिनेट कहां हो रहा है, इनफाइनाइट पे। तो अगर मैं यहां पे बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है। अच्छा, साथ ही साथ यहां भी देख लो भाई, अगर मैं नेगेटिव चार्ज लूंगा तो नेगेटिव चार्ज लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा प्लस चार्ज माइनस चार्ज की तरफ होता है। या फिर फोर्स का डायरेक्शन को देख लो, फोर्स का डायरेक्शन अगर देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखोगे, पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इसका डायरेक्शन इधर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इसका डायरेक्शन इधर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इसका डायरेक्शन इधर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इसका डायरेक्शन ऊपर अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को। अब कह रहे हैं सर नेगेटिव ले लिया होता तो मैंने क्या बोला, टेस्ट चार्ज रखोगे ना, टेस्ट करना है ना, तो टेस्ट चार्ज रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज ही लेना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं लेना है। ये तुम प्लस माइनस ले सकते हो, ये सोर्स चार्ज है, लेकिन ये हमेशा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो हमेशा डायरेक्शन हमेशा माइनस की तरफ। तो अगर डायरेक्शन हमेशा माइनस की तरफ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा होगा। कहां से आ रही है भाई, यहां पर इनफाइनाइट से आ रही है, वो फिगर अलग है, ये फिगर अलग है। कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है। अगर यही अकेला चार्ज नेगेटिव है तो निकल कहां से रहा है, इनफाइनाइट से। खत्म कहां हो रहा है, नेगेटिव चार्ज पे। तो यहां अगर मैं बोलूंगा तो यहां क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। यहां क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनफाइनाइट। सही है ना, देखो इनफाइनाइट से निकल रहा है, नेगेटिव में जाके खत्म हो रहा है। यहां क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेटेड ऑन इंफिनिटी। देखो इनफाइनाइट पे खत्म हो रहा है, लेकिन यहां क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेटेड ऑन नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप लिखेंगे क्या, आप जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दूसरे प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी, और लगा के इंफिनिटी भी लिखिएगा, एंड टर्मिनेटेड ऑन नेगेटिव चार्ज और इंफिनिटी। मतलब इनफाइनाइट से निकलती भी है और इनफाइनाइट पर खत्म भी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती भी है और जहां पर खत्म भी होती है, तो आंसर क्या होगा आपका, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एक ऐसा पॉइंट है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती भी है और जहां खत्म भी होती है। चलिए आगे बढ़िए जल्दी जल्दी। तीसरा पॉइंट, तीसरी प्रॉपर्टीज, तीसरी प्रॉपर्टीज लिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स अस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि अगर मैं प्लस चार्ज बोलूं तो प्लस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, मजा आ गया सर, तो होता ही, उसमें कौन सी खास बात। लेकिन अगर मैं बोलूं प्लस चार्ज बेटा यहां पे रखा है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नीचे, इसके कारण, लेकिन इसके कारण भी तो है। तो दोनों का अगर मिला जुला के अगर तुमको बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाएंगी भाई साहब, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर इनकी बीच से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से जाएंगी। तो दोनों का अगर मिला के जुला के बोलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से जाएंगी, इधर जाएंगी, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, ये वाला डायरेक्शन। लेकिन अगर खाली में इसका बोलूंगा, अगर वो चार्ज नहीं रहा, खाली में इसकी बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, अगर खाली में इसकी बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी। लेकिन अगर दोनों चार्ज रखे हुए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, ना कि ऐसे जाएंगी, ना कि ऐसे जाएंगी। क्यों, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में देता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट बेटा, चौथा पॉइंट if we draw
लिखते रहिए। इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, if we draw a tangent on electric field lines, then it gives us the direction of electric field and electric force also. Then it gives us direction of electric field एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑल्सो। क्या कहा जा रहा है, अगर मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, सीधी नहीं है, कर्वी लीनियर है। अब समझ गए आप, सीधी कब हो सकती है, जब एक चार्ज हो। अगर कर्वी लीनियर इस टाइप का, इसका मतलब कोई दो चार्ज रखा हुआ है या एक से ज्यादा चार्ज रखा हुआ है ना, दो चार्ज भी, तीन चार्ज भी, चार चार्ज भी रखा हुआ, तो ऐसा कुछ हमने मान लिया। तो अगर हमने ऐसा कुछ मान लिया तो हमें अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पॉइंट पी है ना। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इसी डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ, इट गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमें क्या देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए, एक टेंजेंट ड्रॉ करना चाहिए। किस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है। तो टेंजेंट का डायरेक्शन ही में क्या बताएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, और साथ ही साथ एंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स का भी डायरेक्शन बताएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स होता है, फोर्स के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन ही बताएगा। तो इस टाइप से अगर यहाँ कोई चार्ज रखा होगा तब फोर्स का डायरेक्शन होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन ये टेंजेंट हमें बता देगा कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा या फिर इधर होगा, है ना। तो if we draw a tangent on electric field lines, then it gives us the direction of electric field and force also. That's why electric field lines is also called electric lines of forces. समझ आई बात। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दोनों क्यों बोलते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। why we called electric field lines as electric field lines of forces? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों का डायरेक्शन हमें ये देता है। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टीज, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट कट टू ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट कट टू ईच अदर। ऐसे फिगर बना के काटिएगा। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट कट टू ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट कट टू ईच अदर। ये कभी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। क्लास 10 में भी पढ़ा था, वहां भी इसका कारण जानते थे। मैं दोबारा बता देता हूं क्योंकि ये मेरा धर्म है ना। क्यों नहीं काटती, क्योंकि अगर ये काटेंगी तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दो टेंजेंट मिलेंगे। एक टेंजेंट आपका ये मिलेगा और यहां पे एक टेंजेंट ये मिलेगा। तो अगर दो टेंजेंट मिल गए तो दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकता, है ना। एक डायरेक्शन ही मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक डायरेक्शन ही मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट कर देंगे एक दूसरे को तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दो मिल जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है ना। तो इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट कट टू ईच अदर। तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा कि क्यों नहीं कट कर सकती। इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट टू ईच अदर देन देयर इज एन two direction of electric field. There is a two direction of tangent, ऐसे बोल सकते हो। There is a two tangent at an intersection point, है ना, जो कि क्या बताएगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, जो कि दोनों अलग अलग होते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, विच इज इम्पॉसिबल, ऐसे लिखेंगे आप। फिर अगला छठवीं प्रॉपर्टीज लिखें। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
टच टू ईच अदर, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टच टू ईच अदर, हाँ जी, टच टू ईच अदर, सही सुन रहे हैं आप, टच टू ईच अदर। टच, कट नहीं कर सकते, कट करना और टच करना दोनों में अंतर है ना। इंटरसेक्ट करना और टच करने में दोनों में अंतर है। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी के ऊपर टच करा दिया गया, इसी के ऊपर टच करा दिया गया, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डायरेक्शन आप बनाएंगे तो दोनों डायरेक्शन सेम मिलेगा। तो दोनों का डायरेक्शन अगर सेम मिल गया तो ये टच कर सकते हैं, अलग तो नहीं मिल रहा है ना, यहाँ तो अलग मिल रहा था, यहाँ पे सेम मिलेगा। अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट डालेंगे तो दोनों का डायरेक्शन सेम मिलेगा। तो ये टच कर सकता है, ये पॉसिबल है, ये टच कर सकता है, लेकिन कट नहीं कर सकता। नेक्स्ट 7th, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not form cannot form closed loop। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकती हैं, मतलब कभी बंद फिगर नहीं बनाएगा, क्लोज फिगर कभी नहीं बनाता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैसा फिगर सर? ऐसा कुछ नहीं बनाएगा कि यहां से स्टार्ट हुआ तो यहीं पे आगे मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्लोज कभी नहीं बनाएगा, मतलब खुला रहेगा हमेशा। जहां से स्टार्ट हुआ जहां खत्म होगा वो दोनों अलग अलग पॉइंट होंगे, जहां से स्टार्ट हुआ है जहां खत्म होगा वो दोनों अलग अलग पॉइंट होंगे। तो ऐसे बनाइएगा क्लोज फिगर और इसको ऐसे कट कर दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। उदाहरण दो, देता हूं, एग्जाम्पल में लिख लेना। कौन सा एग्जाम्पल सर? ई वाला, एक पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज रख दिया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम मान लो भाई साहब, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बीच में 0 होगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अगर हम सेंटर पे मान रहे हैं, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, KQ/R², KQ/R², डिस्टेंस सेम होगा ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इसका मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वहां पे कोई भी लाइंस नहीं होगी। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का क्या मतलब, वहां इंटेंसिटी 0 है, इंटेंसिटी 0 तो लाइंस भी नहीं होंगी, है ना, लाइंस तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होती है ना। तो यहाँ पे इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे निकलती है, इससे भी निकलती है, तो इससे निकलती है तो भाई साहब निकल गई इधर, है ना, और इससे निकलती भाई साहब इधर निकल गई। लेकिन यहां से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे तो सीधी नहीं जाएंगी, क्योंकि इस लाइन को तो क्रॉस कर ही नहीं सकती, तो ये ऐसे जाती है। इधर भी आ जाओ, इधर भी ऐसा ही होगा। ठीक, और जाते हुए दिखाना, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है हमेशा। तो मैं बताना क्या चाह रहा था, ये आपने फिगर देखा होगा बुक में, मैं बताना ये चाह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, है ना। ये ऐसा हो गया। एक फिगर और देख लीजिए, देखना चाहते हैं तो, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज वाला, है ना, प्लस से निकलती है, माइनस में भी जाती है, टर्मिनेट होती है, तो ऐसे जाएगा डायरेक्ट। लेकिन ये ऐसे प्लस से निकलेगी और माइनस पर खत्म होगी, ये ऐसे। लेकिन अब की बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा।
समझ पा रहे हो? फिर उसके बाद ऐसा, अच्छा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना। तो ध्यान से अगर मैं बताना क्या चाहता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। देखो ध्यान से, मैंने जो लाइंस बनाई हैं चार्ज के अंदर नहीं बनाई। तो ये जो लाइंस यहां से निकल रही हैं चार्ज के सरफेस से, तो यहां से निकली, यहां खत्म हो गई, फिर यहां से चली, फिर यहां खत्म हो गई। देखो बीच में गैप है, बीच में गैप है, बीच में गैप हो गया, गैप हो गया तो क्लोज बना नहीं। उसी तरीके से यहां दिया, चार्ज के अंदर से पास नहीं कराते। चार्ज के अंदर से कौन पास कराता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से चार्ज के अंदर से कैसे निकलेगी, है ना? वो तो ऐसे ही बनता है। मैं दिखाता हूं तुमको ना एक एग्जांपल और। जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो बेटा, जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो एग्जांपल और ले लो। मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो नॉर्थ है या साउथ है? नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, ये लेकिन क्लोज लूप फुलाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं, लेकिन चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाती। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं, इसलिए क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं, इसलिए वो क्लोज लूप बना रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ आ रही बात? आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो। कौन सा था ये? 7वां? 8वां लिखो, 8वां लिखो। 8वां देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is directly proportional to field density, is directly proportional to field density. Electric field intensity is directly proportional to field डेंसिटी। फील्ड डेंसिटी मतलब भीड़ भाड़, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भीड़ भाड़। फील्ड डेंसिटी कहने का मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा, डेंसिटी का मतलब ये हुआ नंबर ऑफ लाइंस, जहां पर नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा वहां पर फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा। मतलब बात समझ में आती है भाई साहब? सिंपल सी बात समझ आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा जहां होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो वही मैंने यहाँ लिखवाया है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड डेंसिटी। किताब में भी आपको मिला होगा, मैंने भी लिखवा दिया। आपको बात समझ में आ गई तो बड़ा मजा आया, है ना? फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो अगर मैं तुमको ये बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से है ना? तो अब बहुत अच्छे से अगर आप देखो तो अगर मैं इतना बड़ा एरिया बनाता हूं और इतना बड़ा एरिया यहां भी बनाता हूं, तो इस एरिया में से कितने नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहे हैं? 4। और इस एरिया में से कितने नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहे हैं? ओनली 1। तो अगर मैं बोलूं कि यहां 1.1 है, 1.2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2। मैंने वही बोला है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा, फील्ड डेंसिटी ज्यादा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड डेंसिटी। मतलब जहां पर नंबर ऑफ लाइन ज्यादा वहां पर फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा। आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो भाई। 9वां लिखो। 9th, if electric field lines parallel to each other, if electric field lines parallel and equidistant to each other,
इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हो, देन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली नोन एज uniform electric field. Then this type of electric field is basically known as uniform electric field. मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाए बेटा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए और इस तरीके से पैरेलल हो कि उनके बीच का सेपरेशन सेम हो, D1 और ये आपका D2, और D1 और D2 दोनों बराबर हो, मतलब DD, तो इस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे? इस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सुनेंगे आप नाम यूनिफॉर्म का, तो यूनिफॉर्म का मतलब भी समझ में आना चाहिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेसन सुना होगा, सुना तो है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी सुना है, क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसका वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होता, कहीं भी चेंज नहीं होता, किसी टाइम पे चेंज नहीं होता, किसी डिस्टेंस पे चेंज नहीं होता। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है। अब वेलोसिटी के बाद दो चीज होती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। हाँ सर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब ये उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज होगा, कभी नहीं चेंज होगा, किसी भी टाइम नहीं चेंज होगा, आज भी नहीं चेंज होगा, कल भी नहीं चेंज होगा, 10 साल बाद भी नहीं चेंज होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट बेसिकली। तो ये अगर यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ये कि अगर मैं 2 पॉइंट मान लेता हूं बेटा, एक पॉइंट ये मान लेता हूं, एक पॉइंट ये मान लेते हैं, 1.1 ये 0.2, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0.1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0.2 आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा, और सबका डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। मतलब सब एक ही डायरेक्शन पे होंगे, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। देख लो, सेम ही होगा, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, डायरेक्शन तो इधर ही जा रहा है, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, डायरेक्शन इधर ही जा रहा है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। अच्छा, मैं इसे दूसरे तरीके से बता सकता था, कैसे? चलो, जितना बड़ा एरिया तुम यहां मानो उतना ही बड़ा तुम एरिया यहां मानो, है ना। तो अभी भी 2 लाइंस पास कर रही है, तो फील्ड डेंसिटी दोनों जगह बराबर। फील्ड डेंसिटी अगर दोनों जगह बराबर हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी दोनों जगह बराबर हो गया। तो इसीलिए मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, लगे हाथ इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं? अगर ऐसा फिगर दिया हुआ है तो आपको ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन आपका ये है कि भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए E1 इज इक्वल टू E2, और ऑप्शन है बी E1 का कैप इज इक्वल टू E2 का कैप, ऑप्शन नंबर सी E1 वेक्टर इज इक्वल टू E2 वेक्टर, ऑप्शन नंबर डी ले लो भाई साहब, नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा सही होगा? इनमें से बेटा तीनों सही होगा। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या बताता है? E1 का कैप मतलब डायरेक्शन, 1 पॉइंट पे डायरेक्शन, 2 पॉइंट पे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी सेम होगा। और ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के लिए बोल रहा है ये, तो ये भी सेम होगा। E1 वेक्टर बराबर E2 वेक्टर, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। E1 बराबर E2 मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, E1 कैप इज इक्वल टू E2 कैप मतलब डायरेक्शन भी सेम है, तो डायरेक्शन सेम है। अच्छा, अगर मैं तुमको क्वेश्चन ऐसे देता हूं बेटा, देखना ध्यान से, ये एक पॉइंट यहां ले लिया 1 और एक पॉइंट यहां ले लिया 2। तो अगर मैं तुमसे ये बोलूं, यही क्वेश्चन सेम है कि भाई साहब इनमें से कौन सा सही होगा? E1 बराबर E2, फिर उसके बाद बी E1 का कैप इज इक्वल टू E2 का कैप, ऑप्शन नंबर सी E1 का वेक्टर इज इक्वल टू E2 का वेक्टर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो बिना कुछ कहे आप क्या बोलेंगे? नन ऑफ दीज।
ये सही होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा नहीं, पहले गलत हो गई है। डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, तो डायरेक्शन के बारे में भी हम वहां कुछ नहीं बोल सकते, डायरेक्शन पता नहीं किधर हो, है ना, इस पॉइंट डायरेक्शन पता नहीं किधर हो। दूसरी चीज, इवन वेक्टर जब डायरेक्शन सेम नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड सेम नहीं हुआ, तो ये तो सेम होगा ही नहीं, तो नन ऑफ दिस। मतलब इवन वेक्टर डज नॉट इक्वल टू E2 वेक्टर, सीधा ऐसे लिखोगे। एक क्वेश्चन इसी पे और, अभी प्रॉपर्टीज खत्म नहीं हुई, घबराओ नहीं, 9 के बाद अभी और है, अभी प्रॉपर्टीज खत्म नहीं हुई, अभी प्रॉपर्टीज खत्म नहीं हुई। अच्छा, तो इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड, सर्कुलर टाइप, कॉन्सेंट्रिक सर्कल टाइप, 1.1, 1.2, 1 और 2, फिर से क्वेश्चन में E1 इज इक्वल टू E2, एक मिनट, 1 और 2, वन यहां, 2 यहां, जल्दी बताओ। दोनों का सेपरेशन भी सेम है, डी और डी, सेपरेशन सेम है तो फील्ड डेंसिटी सेम होगा, फील्ड डेंसिटी सेम होगा तो फील्ड की इंटेंसिटी सेम होगा, तो E1 इज इक्वल टू E2 होगा। एग्री करते हो? इज और नॉट? इज और नॉट? E1 बराबर E2, सही है ना, क्योंकि डेंसिटी बेटा सेम होगा ना। देखो फील्ड डेंसिटी, जितना एरिया यहां बनाओगे उतने बड़े एरिया यहां बनाओगे तो नंबर ऑफ लाइंस 2 ही आएंगे, या फिर अगर इनके बीच में से जितने लाइंस जा रहे होंगे तो इनके बीच में उतने लाइंस जा रहे होंगे तो नंबर ऑफ लाइंस उतनी होंगे, है ना। तो E1 बराबर E2, बट E1 कैप डज नॉट इक्वल टू E2 कैप, डायरेक्शन सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट देखो, एक यहां पे लिया, एक यहां पे लिया है, तो यहां पे डायरेक्शन देखोगे तो टेंजेंट जब बनाओगे तो इधर जाएगा, और यहां पे जब टेंजेंट बनाओगे तो ये इधर जाएगा, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अलग अलग है, इसलिए डायरेक्शन सेम नहीं है। और अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो E1 वेक्टर डज नॉट इक्वल टू E2 वेक्टर। क्लियर? अच्छा, चलो अगली प्रॉपर्टी लिखो, 10वीं प्रॉपर्टी लिखो, 10वीं प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। Electric field is basically conservative field and electric force is a conservative force। लिखवा चुका हूं शुरुआत में। कैसे सर इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड कैसे है, ये बाद में प्रूफ कराया जाएगा, है ना। इसी कंजर्वेटिव, हाँ इसका मैं ये बता देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इसी कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता। असलियत में इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कंजर्वेटिव फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो जो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या करता है, ये फॉर्म करता है डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये क्लोज लूप कभी नहीं बनाता, बंद कभी नहीं होता, इसका एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही होता है, सॉरी एक नहीं होता है, फॉर्म क्लोज लूप नहीं बनाता है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड फॉर्म क्लोज लूप, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्लोज लूप बनाता है, मतलब ऐसा बंद वाला बनाता है। तो ये कहां पढ़ेंगे सर, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम यही पढ़ते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में चिंता नहीं करो। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं हम कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, हमारे कोर्स में कंजर्वेटिव ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कहीं आ जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा, मैग्नेटिज्म में आता ही है। जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पे आता है नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के नाम से जानते हैं। उस केस में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्लोज लूप बनाता है ना। तो वो क्लोज लूप बना देता है, तो वो क्लोज लूप बनाता है, तो वहां की बात नहीं करते हैं। मैं तुमको खाली तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दिया, 2 टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव होता है इसलिए क्लोज लूप नहीं बनाता है ये, नॉन कंजर्वेटिव जो है वो क्लोज लूप बनाता है। अब ये कंजर्वेटिव कैसे है ये प्रूफ किया जाएगा आगे,
करूंगा, घबराओ नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं करूंगा, करूंगा, लेकिन आगे आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड 11वीं प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म शार्प पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शार्प पॉइंट्स नहीं बनाते, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शार्प पॉइंट्स नहीं बनाते, मतलब कोना कहीं नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं तीखा कोना नहीं बनाएगा। ऐसा मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस ये माइनस, ऐसा नहीं कि ऐसे जाकर ऐसे हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा नहीं होगा, हो जाएगा तो स्मूथली ऐसे ही घुसेगा। देखो कहीं को कोना नहीं बनाया, स्मूथली ऐसे इसके अंदर माइनस के अंदर चला गया, है ना। तो शार्प पॉइंट नहीं बनाएगा, ये कभी नहीं बनाएगा, कोना कहीं नहीं बनाता। असली में ग्राफ में कभी कोना नहीं होता है, किसी भी ग्राफ में भी कोना नहीं होता है ना, लेकिन ऐसे बना देते हैं, ऐसे शार्प पॉइंट बना देते हैं। तो 11th में होते हैं हम लोग, लेकिन सही चीज जानना हमारा हक होता है, क्योंकि अगर शार्प पॉइंट बन जाएगा कहीं पर तो शार्प पॉइंट पे 2 टेंजेंट बने रहेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं मैथ के हिसाब से। तो शार्प पॉइंट कोना कभी नहीं बनता किसी भी फिगर में, किसी भी लाइंस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म शार्प